7 अप्रैल 2017 नेपाल का लुम्बिनी एयरपोर्ट। एक रिटायर्ड पाकिस्तानी कर्नल हबीब जाहिर जहाज से उतरता है और एक रहस्यमय व्यक्ति से मिलने के लिए टैक्सी में बैठता है, लेकिन जैसे ही वह टैक्सी बॉर्डर की तरफ मुड़ती है, कर्नल हबीब हमेशा के लिए गायब हो जाता है। न कोई फिरौती की कॉल, न कोई लाश और न ही कोई सुराग। एक ऐसा अफसर जिसने अपनी पूरी जिंदगी इंटेलिजेंस के मैदान में गुजारी, वह खुद एक ऐसे जाल में कैसे फंस गया जिसका कोई सुराग नहीं मिल सका। क्या यह महज एक जॉब इंटरव्यू था या रॉ का वह घातक बदला जिसकी योजना सालों पहले तैयार की गई थी? आज की इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम फाइल नंबर 2017-9 की वे परतें खोलेंगे जो आज तक आम नहीं की गई। हम दिखाएंगे कि कैसे लिंक्डइन और व्हाट्सएप के जरिए एक नकली नौकरी का जाल बिछाया गया। वह कौन सी ब्रिटिश वेबसाइट थी जिसने कर्नल हबीब को नेपाल बुलाया, और वह आखिरी मैसेज क्या था जो उन्होंने अपनी पत्नी को भेजा। अगर आपको लगता है कि जासूसी सिर्फ फिल्मों में होती है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको वह सच बताऊंगा जो आज भी नेपाल और इंडिया के इंटेलिजेंस हलकों में एक डरावना ख्वाब समझा जाता है। यह है कर्नल हबीब जाहिर के रहस्यमयी अपहरण की मुकम्मल और सच्ची दास्तान। कहानी शुरू होती है सोशल मीडिया के प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म लिंक्डइन से। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जाहिर, जो पाकिस्तान आर्मी से रिटायरमेंट के बाद एक सम्मानजनक नौकरी की तलाश में थे, उन्हें मार्श थॉम्सन नाम के एक व्यक्ति का मैसेज मिलता है। मार्क खुद को एक बड़ी ब्रिटिश फर्म का प्रतिनिधि बताता है और कर्नल हबीब को नेपाल में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए सिक्योरिटी डायरेक्टर की नौकरी का प्रस्ताव देता है। तनख्वाह इतनी आकर्षक थी और पद इतना बड़ा कि किसी को शक की गुंजाइश ही नहीं रही। मार्क थॉम्सन ने कर्नल हबीब को व्हाट्सएप पर एक ब्रिटिश नंबर से कॉल किए और उन्हें भरोसे में लेने के लिए नेपाल का बिजनेस वीजा और हवाई जहाज का टिकट भी भेज दिया। इंटेलिजेंस की दुनिया में इसे सोशल इंजीनियरिंग का सबसे खतरनाक चरण कहा जाता है, जहां टारगेट के भरोसे को इतना मजबूत कर दिया जाता है कि वह खतरे की गंध तक महसूस नहीं कर पाता। कर्नल हबीब ने अपने घर वालों को बताया कि वह एक जॉब इंटरव्यू के लिए नेपाल जा रहे हैं। वह लाहौर से रवाना हुए, काठमांडू पहुंचे और वहां से उन्हें लुम्बिनी जाने के लिए कहा गया। लुम्बिनी, जो कि इंडिया के बॉर्डर से महज कुछ किलोमीटर दूर है, वहां पहुंचते ही कर्नल हबीब के मोबाइल का सिग्नल गायब हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी को आखिरी मैसेज किया कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूं, अब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं। इस मैसेज के बाद कर्नल हबीब का फोन हमेशा के लिए बंद हो गया। जैसे ही पाकिस्तान में उनके घर वालों का संपर्क टूटा, खलबली मच गई। जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि मार्क थॉम्सन नाम का कोई व्यक्ति अस्तित्व में ही नहीं था। जिस वेबसाइट से कॉल आए थे वह फर्जी थी और जिस नंबर से टिकट भेजा गया था वह ब्रिटेन के एक वर्चुअल एड्रेस से ऑपरेट हो रहा था। ISI और पाकिस्तानी एजेंसियों के लिए यह साफ हो चुका था कि यह कोई साधारण बल्कि एक बहुत बड़ी राजकीय साजिश है, जिसके तार सरहद के उस पार इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ से जुड़े हुए थे। नेपाल का वह इलाका लुम्बिनी, जो इंडियन बॉर्डर से महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, वह कर्नल हबीब के लिए एक मौत का जाल बन चुका था। जैसे ही वह एयरपोर्ट से बाहर निकले, उन्हें लेने के लिए एक शख्स पहुंचा जिसने अपना नाम साफी बताया। कर्नल हबीब को लगा कि यह उस कंपनी का बंदा है जिसने उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया है, मगर उन्हें क्या खबर थी कि यह साफी कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि एक ट्रेंड एजेंट था जो उन्हें सीधा उस जगह ले जा रहा था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जब पाकिस्तान में कर्नल हबीब के घर वालों का उनसे राब्ता टूटा तो पहले उन्हें लगा कि शायद सिग्नल का मसला है, मगर जब 24 घंटे गुजर गए तो फिक्र दहशत में बदल गई। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जब इस केस को हाथ में लिया तो जो हकायक सामने आए वो होश उड़ा देने वाले थे। लुम्बिनी एयरपोर्ट के CCTV फुटेज में देखा गया कि एक सफेद रंग की गाड़ी कर्नल हबीब को लेकर बॉर्डर की तरफ निकल रही है। यह वही रास्ता था जो सीधा इंडिया में दाखिल होता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर एक रिटायर्ड कर्नल को क्यों टारगेट किया गया? इंटेलिजेंस की दुनिया में कोई भी काम बिना वजह नहीं होता। इसका जवाब छुपा था फाइल नंबर 2016/KY में, यानी कुलभूषण जाधव का केस। जब पाकिस्तान ने इंडियन जासूस कुलभूषण जाधव को रंगे हाथों पकड़ा तो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। दुनिया भर में इंडिया की रुसवाई हुई थी। रॉ को किसी ऐसे पाकिस्तानी अफसर की तलाश थी जिससे वह कुलभूषण का बदला ले सकें और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान पर दबाव डाल सकें। कर्नल हबीब जाहिर का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि वह पाकिस्तानी आर्मी की आर्टिलरी और इंटेलिजेंस में गहरा तजुर्बा रखते थे। उन्हें लगातार महीनों तक डिजिटल मॉनिटर किया गया, उनकी हर पसंद नापसंद और उनकी जरूरतों का मुफस्सल मुतालिया किया गया। रॉ ने जानते बूझते जॉब ऑफर का वह रास्ता चुना जो कर्नल हबीब की सबसे बड़ी कमजोरी थी, यानी एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश। उन्हें नेपाल बुलाना एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि नेपाल में इंडियन एजेंसियों का असर और रसूख बहुत ज्यादा है और वहां से किसी को बॉर्डर पार करवाना सबसे आसान काम है। लेकिन क्या कर्नल हबीब को पता था कि वह किसके जाल में फंस रहे हैं? जब वह उस गाड़ी में बैठे तो शायद उन्हें एहसास हो गया था कि कुछ गलत है। उनका आखिरी व्हाट्सएप मैसेज जो उन्होंने अपनी बेगम को भेजा, उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
उनका मोबाइल फोन जाम कर दिया गया था और उनकी गाड़ी तेजी से उस नो मैंस लैंड की तरफ बढ़ रही थी जहां कानून खत्म हो। माइक्रो इंटेलिजेंस का खूनी खेल शुरू होता है। अब अगला पड़ाव था इंडिया का वह सेफ हाउस जहां से वापसी का रास्ता बंद कर दिया गया। जैसे ही यह बात वाज़ेह हुई कि कर्नल हबीब को नेपाल के रास्ते इंडिया मुंतकिल शिफ्ट कर दिया गया है, पाकिस्तान के ऐवानों में हलचल मच गई। यह कोई आम शहरी का अगवा नहीं था, बल्कि एक रिटायर्ड फौजी अफसर को निशाना बनाकर बराह ए रास्त डायरेक्ट पाकिस्तान की सालमियत पर वार किया गया था। पाकिस्तानी विजारत एक खारजा फॉरेन मिनिस्ट्री ने फौरन नेपाल की हुकूमत से राब्ता किया और लुम्बिनी एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेजेस का मुतालबा किया। नेपाली हुकाम ने तस्दीक की कि कर्नल हबीब को लेने के लिए जो लोग आए थे उनके पास इंडियन पासपोर्ट थे और वह गाड़ी जिसमें वह बैठे थे वह बॉर्डर की तरफ गई थी। पाकिस्तान ने इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएन के वर्किंग ग्रुप बराए जबरी गुमशुदगी में उठाया। पाकिस्तान का मौकिफ साफ था, कर्नल हबीब को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत नेपाल से अगवा किया गया और अब वह इंडिया की गैर कानूनी तहवील कस्टोडी में है। लेकिन इंडिया का रद्द अमल वही था जिसकी तवक्को की जा रही थी, मुकम्मल खामोशी। नई दिल्ली ने न तो इस बात की तस्दीक की कि कर्नल हबीब उनके पास है और न ही इससे इनकार किया। इंटेलिजेंस की जबान में इसे प्लाजिबल डिनाइल कहा जाता है, यानी ऐसा झूठ जिसे साबित करना मुश्किल हो। इंडियन मीडिया में इस दौरान ऐसी खबरें प्लांट की जाने लगी कि कर्नल हबीब शायद कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी में शामिल थे, इसलिए उन्हें पकड़ा गया है। यह खबरें दरअसल इंडियन एजेंसियों की जानिब से एक एतराफ ए जुर्म था कि उन्होंने बदला लेने के लिए यह ऑपरेशन किया है। पाकिस्तान ने इंकशाफ किया कि जिस ब्रितानी वेबसाइट कैरिस ग्लोबल बॉट बिज के जरिए कर्नल हबीब को बुलाया गया था उसे इंडिया से ऑपरेट किया जा रहा था। यहाँ तक कि जिस आईपी एड्रेस से ईमेल्स भेजी गई थी वह भी इंडिया की रियासत महाराष्ट्र का था। कर्नल हबीब के खानदान के लिए यह वक्त किसी कयामत से कम न था। उनके बेटे ने सोशल मीडिया पर अपने वालिद की वापसी के लिए मुहिम चलाई, जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो इस केस की तरफ मबजूल करवाई। इंसानी हकूक की तंजीमों ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिए, नहीं है अगर इंडिया के पास कोई सबूत है तो अदालत में पेश क्यों नहीं करता। लेकिन रॉ का मकसद उन्हें सजा दिलाना नहीं, बल्कि उन्हें एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करना था। वह चाहते थे कि किसी तरह कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाला जा सके, मगर पाकिस्तान ने अपने उसूली मौकिफ से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। इस दौरान नेपाल में उन 2 अफराद की तलाश जारी रही जिन्होंने कर्नल हबीब को अगवा किया था। उनकी शिनाख्त साफी और मार के नाम से हुई थी, मगर वह जमीन खा गई या आसमान, उनका कोई सुराग न मिल सका। यह एक ऐसा क्लीन ऑपरेशन था जिसमें पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा गया था। अब दुनिया की नजरें इंडियन सेफ हाउसेस पर थी, जहां पाकिस्तान का एक बेटा दुश्मन की कैद में अपने मुल्क के राजों की हिफाजत कर रहा था। कर्नल हबीब जाहिर की गुमशुदगी को अब बरसों बीत चुके हैं। फाइल नंबर 2017 H9 आज भी खुली हुई है। पाकिस्तान ने सबूतों का वो पहाड़ दुनिया के सामने रखा जिससे यह साबित होता है कि इस अगवा के पीछे रॉ का हाथ था। वो वेबसाइट, वो फोन नंबर्स और वो बैंक अकाउंट्स जिनसे कर्नल हबीब के लिए टिकट खरीदे गए, इन सब का सुराग इंडिया के शहरों तक पहुंचता है। मगर इंटेलिजेंस की इस बेरहम दुनिया में सच अक्सर खामोशी की तहों में दफन हो जाता है। आज भी कर्नल हबीब का खानदान हर आहट पर दरवाजे की तरफ देखता है। उनकी बेटी और बेटा आज भी आलमी बिरादरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से सवाल करते हैं कि अगर कोई आम शहरी लापता हो तो दुनिया शोर मचाती है, मगर जब एक रियासत दूसरी रियासत के शहरी को अगवा कर ले तो सब खामोश क्यों हैं? उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने इनका बड़ा हिस्सा पाक की सरहदों की हिफाजत में गुजारा था। इंडिया ने उन्हें अगवा करके शायद यह समझा था कि वह पाकिस्तान को झुका लेंगे, मगर तारीख गवाह है कि पाकिस्तान ने कभी अपने वकार होनर पर सौदा नहीं किया। यह मिशन ट्रॉकेलिया के शायद एक इंतकामी कार्रवाई थी, मगर आलमी सतह पर इसने इंडिया के इस चेहरे को बेनकाब कर दिया जो बैनुल अक़वामी कवान की धज्जियां उड़ाने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। नेपाल की जमीन पर खेला गया यह खूनी खेल आज भी दोनों मुल्कों के दरमियान एक ऐसी लकीर है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। कर्नल हबीब जाहिर कहाँ हैं? क्या वह आज भी दुश्मन की किसी काल कोठरी में कैद है या तारीख के इन गुमशुदा पन्नों में गुम हो गए हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं? यह वह सवाल है जिसका जवाब वक्त के पास तो है, मगर सियासत की जबान पर नहीं। नाजरीन, कर्नल हबीब की यह दास्तान हमें याद दिलाती है कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां डिजिटल स्क्रीन के पीछे छुपा दुश्मन गोली से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एक लिंक्डइन मैसेज, एक फर्जी नौकरी और एक झूठा ख्वाब किसी की जिंदगी को कैसे तबाह कर सकता है। कर्नल हबीब इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं। इंटेलिजेंस की यह जंग जारी है और इस जंग में सबसे बड़ा हथियार होशियारी है। कर्नल हबीब जाहिर आज भी हर मुहिबे वतन पेट्रियोट पाकिस्तानी की दुआओं में जिंदा हैं। उनकी यह पुरअसरार सफर हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा कि दुश्मन कभी सोता नहीं है। आपको क्या लगता है? क्या आलमी इदारों को इस मामले पर इंडिया से जवाब तलबी नहीं करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और इस सच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे थे डर की दुनिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।